स्क्रोटम या टेस्टिस में पेन होना ये लक्षण हो सकता है वेरिकोसील का। लेकिन ये पेन पर्टिकुलरली स्क्रोटम या टेस्टिस के अलावा कभी कभी इनर पार्ट ऑफ थाई में भी रेडिएट हो सकता है या लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली वेरिकोसील क्या होता है, जब वे पेम्पेनिफॉन प्लेक्सस जो स्क्रोटम कॉर्ड के साथ वेन्स होती है वो मोटी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, तो उसी को वेरिकोसील बोलते हैं। वेरिकोसील पर्टिकुलरली दो चीज़ों से हार्म हो जाता है, एक पर्टिकुलरली पेन होना स्क्रोटम या टेस्टिस में, और दूसरा होता है स्पर्म काउंट कम करना या स्पर्म का क्वालिटी कम करना। नेचुरली जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटल सैक में होती है जो बॉडी से अवे होती है, तो इसका एक ही बेनिफिट होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर से स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर 2 डिग्री से कम रहता है। तो ये हेल्प करता है प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर आप समझिए कि अगर टेस्टिस के आजू बाजू में नसों का गुच्छा बन जाता है, उसमें ब्लड फ्लो काफ़ी रहता है, तो वहाँ का लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये एडवर्सली अफेक्ट करता है स्पर्म क्वालिटी को और स्पर्म प्रोडक्शन को। इसीलिए वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। तो क्या हर वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है? अगर आपका अल्ट्रासाउंड पे या डॉपलर स्टडी पे वेरिकोसील पाया गया है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? तो चलिए हम जानते हैं कि वेरिकोसील की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इसके क्या क्या ग्रेड होते हैं, और पर्टिकुलरली ग्रेडिंग डिसाइड करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर ग्रेड में क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। वेरिकोसील का ग्रेडिंग किया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और एक होता है क्लिनिकल ग्रेडिंग। क्लिनिकल मतलब आप छू के पता कर सकते हैं कि इसका स्टेज कौन सा है। तो अल्ट्रासाउंड जो ग्रेडिंग होता है वो काफ़ी एक्यूरेट रहता है। जब एग्जामिन करते हैं अल्ट्रासाउंड में, तब वेरिकोसील का अल्ट्रासाउंड में पेशेंट को दो इसमें एग्जामिन करना पड़ता है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में और दूसरा सुपाइन पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे हम खड़े हैं तब ग्रेविटेशनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली वेन्स डायलेट हो जाती है, बट वही सुपाइन पोजीशन में ये प्रेशर माइनस हो जाता है। तो जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 डिसीजेस है, ये सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही पता चलते हैं। जैसे ग्रेड 1 में अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और कफ रिफ्लेक्स कर रहे हैं या वाल्सेल्वा मैन्यूवर जिसको कहते हैं, उसी में ही वेरिकोसील्स दिखते हैं, तो होता है ग्रेड 1। अगर वेरिकोसील अपर पोल ऑफ टेस्टिस में दिखाई दे तो होता है ग्रेड 2, और अपर पोल के साथ साथ लोअर पोल में भी दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेड 3। बट ये तीनों जो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2 और 3, ये तभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं जब पूरा एग्जामिनेशन स्टैंडिंग पोस्चर में किया जाता है। अब आते हैं ग्रेड 4 पे। ग्रेड 4 मतलब एडवांस डिसीज़ है, तो अगर हम पेशेंट को सुला के भी एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें ऑलरेडी डायलेटेड वेन्स दिखना चालू हो जाता है, स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेड 5 वो डिसीज है जिसको कहते हैं वेनस एक्टेसिया, जिसमें ऑलरेडी वेन्स काफ़ी डायलेट हो चुकी हैं। विदाउट एनी कफ रिफ्लेक्स, विदाउट एनी वाल्सेल्वा मैन्यूवर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वेन्स जो काफ़ी मोटी हो गई है और अपर पोल एज वेल एज लोअर पोल में स्प्रेड हो गई। तो ग्रेड 1, 2 और 3 में क्या ट्रीटमेंट होता है, जैसे स्टैंडर्ड गाइडलाइन हम जो इनिशियल स्टेजेस पर रिकमेंड करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, साथ साथ स्क्रोटल सपोर्ट होता है जो एक वी शेप अंडरवियर गारमेंट होता है जो सपोर्ट देता है टेस्टिस को और स्क्रोटल एरिया को, ताकि उसमें प्रेशर कम रहे और एडिक्वेटली वो डिस्ट्रीब्यूट होके वहाँ का पेन कम करता है। बेसिकली ये पेन रिलीफ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे जैसे एडवांस डिसीज़ होता है ग्रेड 3, 4 या 5 स्टेज में, इस स्टेज पे ऑपरेट कराना ज़रूरी है। आप इसके लिए वेट नहीं कर सकते कि हम सीमेन एनालिसिस करेंगे, उसमें अगर सीमेन क्वालिटी कम आ रही है या क्वांटिटी कम हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तब जाके हम एम्बोलाइजेशन कराएंगे, तो ये एकदम गलत अप्रोच हो जाता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड डॉपलर में पता चल रहा है कि ये डिसीज़ एडवांस है, एडवांस मतलब एटलीस्ट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ गया है, तो बिना समय गवाए इसका इलाज कराना चाहिए एम्बोलाइजेशन के द्वारा। इनिशियल स्टेजेस में वेरिकोसील को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? अगर आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में पाया गया है कि ये सिर्फ ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ही है और आपको पेन भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका रोकथाम करना ज़रूरी है। उसके लिए आप 2 चीज़ें करिए, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना है और कुछ चीज़ें अवॉइड करना है। फॉलो करने में आपकी ये रेगुलर एक्सरसाइज प्लस इसके लिए कुछ एक आसन आते हैं, जैसे एक शीर्षासन होता है, उसके कुछ शीर्षासन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके कुछ लोअर वर्जन्स आते हैं जिसके वजह से भी ये स्क्रोटल वेन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होके
ये हेल्प कर सकता है वेरिकोसिल का ग्रेडिंग कम करने में। इमीडिएट सपोर्ट के लिए आप अंडरगारमेंट पहन सकते हैं, जिसको स्क्रोटल सपोर्ट कहते हैं। सभी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इसका यूज़ करके आप इनिशियल स्टेजेस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे टाइट अंडरगारमेंट पहनना है, टाइट जीन्स पैंट पहनना है, ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हैं तो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाटिंग एक्सरसाइज या लेग पुश। तो ये जो एक्सरसाइजेस होती है इनमें एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और यही प्रोग्रेस होता है, वेरिकोसेल में प्रेशर ट्रांसमिट होकर आगे के स्टेज कर सकता है। तो अगर आप जिम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जिम जाना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं, बट कुछ कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको अवॉइड कर सकते हैं जो है कि बाइक यूज़ करना। हाँ, आप बाइक या साइकिलिंग करना, आप यूजुअली स्कूटी यूज़ कर सकते हैं, या जो वैसे जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ रहा है स्क्रोटल एरिया में या प्रेशर नहीं हो रहा है, तो वैसे व्हीकल आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन परमानेंट इलाज है, या आज हम करा लेंगे उसके बाद 1-2 साल बाद कैसे ये हो सकता है। तो वेरिकोस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉइल्स या ग्लू यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक परमानेंट हो सकता है। काफ़ी हद तक का मतलब होता है 99.9%। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एम्बोलाइजेशन करते हैं वो DSA मशीन में देख के करते हैं, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो स्क्रोटल वेन्स जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बना रही है, जो वेरिकोसेल बना रही है, उसको हम एब्डोमिनल वेन के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। और एडिशनली अगर कोई एबनॉर्मल वेन है या कोई एक्सेसरी वेन है या कुछ वेरिएशन है, एनाटॉमिकल वेरिएशन, वो भी आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन के बाद दोबारा कभी फिर से ट्रीटमेंट कराना पड़ सके। क्या वेरिकोसेल स्पर्म काउंट को हमेशा अफेक्ट करता है? तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। जो इनिशियल स्टेज जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 वेरिकोसेल से ज़रूरी नहीं को ये स्पर्म काउंट को एडवर्सली अफेक्ट करे, वो स्पर्म काउंट कमिंग हो जाए। बट हाँ, एडवांस स्टेजेस पे जैसे स्टेज 3, 4 या 5 हो जाता है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट स्पर्म काउंट पे होता है। तो हम वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन करने के बाद स्पर्म काउंट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसमें एडवांटेज होता है या कैसे वो इफेक्टिवली इंक्रीज करता है। तो बहुत सारी जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल जर्नल्स में, वो रिकमेंड करती हैं कि स्पर्म काउंट डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है स्पर्म क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूव करने में। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलरली सभी केसेस में लागू नहीं हो सकता है। जिन केसेस में बीमारी आगे बढ़ चुकी है या डैमेज काफ़ी हद तक परमानेंट हो चुका है टेस्टिस में, उन केसेस में इवन एम्बोलाइजेशन या कोई भी सर्जरी करने के बाद भी ये डैमेज रिकवर नहीं हो सकता है। वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन के बाद यूजुअली हम 120 डेज बाद ही सीमेन एनालिसिस रिपीट कराने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये 120 डेज या 3 मंथ्स साइकिल होता है स्पर्म का। उसके बाद ही जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्पर्म है टेस्टिस में वो रिप्लेस होते हैं। तो एम्बोलाइजेशन इफेक्ट कितना बेनिफिशियल है या कितना फ़ायदा हुआ है, ये पता करने के लिए जो सीमेन एनालिसिस हम करवाते हैं यूजुअली 120 डेज बाद कराते हैं फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम सीमेन एनालिसिस कराते हैं 6 मंथ का। तो उसी में आपको क्लियर पता चलता है कि सीमेन क्वांटिटी या क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। कुछ लोग पूछते हैं कि एम्बोलाइजेशन कराने के बाद मैं स्पोर्ट एक्टिविटी कब रिज्यूम कर सकता हूँ या मैं फिर से जिम जा सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए, जो एम्बोलाइजेशन करने के बाद हम सेम डे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, बट हम स्ट्रेनस एक्टिविटी या बहुत जिसमें एक्सेसिव विगरस एक्टिविटी हो रही है, ऐसे स्पोर्ट अवॉइड करने सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट फॉर द 4 वीक। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी एडवाइज पेशेंट्स टू वेयर द स्क्रोटल सपोर्ट, बट आप स्पोर्ट एक्टिविटी जो आपकी है 4 वीक्स बाद रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना है, जैसे डेड लिफ्ट हो गया, लेग प्रेस हो गया या फिर स्क्वाट्स। तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जब आप एम्बोलाइजेशन या कोई भी वेरिकोस से रिलेटेड ऑपरेशन कराते हैं। बट आप रेगुलर बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन कैसे किया जाता है। वेरिकोसेल एम्बोलाइजेशन पूरा प्रोसीजर होता है DSA रूम में, जिसमें ग्रोइन में जो वेन है उसमें एक्सेस लिया जाता है या नेक वाली वेन में एक्सेस लेके ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है। एक छोटा सा शीट इंसर्ट करते हैं और कैथेटर और वायर के द्वारा जो गोनाडल वेन्स है, अफेक्टेड गोनाडल वेन्स, उसमें एंट्री की जाती है। एंट्री करने के बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं
वेरिकोसील है वो कहाँ से ड्रेन कर रहा है और कौन कौन सी वेन उससे कनेक्टिंग है। उसके बाद एक माइक्रो कैथेटर ले जाके मल्टीपल कॉइल्स या ग्लू द्वारा उसको पैक किया जाता है और सील किया जाता है। और जी हाँ दोस्तों, प्रोसीजर इतना ही है और प्रोसीजर हो गया है। पूरा जो ये प्रोसीजर है लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है और मात्र आधे घंटे के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन होने के बाद रिकवरी प्रक्रिया कितनी ईजी रहती है, कितनी आसान होती है। जैसे हमने देखा कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर आइदर हमने ग्रोइन के वेन से किया या फिर नेक के वेन से किया है। ये पूरा प्रोसीजर होता है लोकल एनेस्थीसिया में, मतलब जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहीं पे एनेस्थीसिया दिया जाता है और पूरे प्रक्रिया में बाकी कोई अलग टाइप का स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोसीजर होने के बाद वहाँ पे ना कुछ टाका या चिरा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है आपको हम आपके रूम में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे आप आराम से रिकवर कर सकते हैं। यूजुअली अगर ग्रोइन के वेन से किया गया है तो 2 या 3 घंटा आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप सो के रहें और थाई फ्लेक्स ना करें ताकि वो हीलिंग हो जाए ऑटोमेटिकली। यूजुअली प्रोसीजर के 1 या 1.5 घंटे बाद हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को जूस या चाय बिस्किट ऐसे कुछ खा सकते हैं। सॉलिड फूड या 2 से या 3 घंटे बाद खाते हैं। यूजुअली पूरे प्रक्रिया में पेन होता नहीं है, बट अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, माइल्ड पेन है, तो वो IV एनाल्जेसिक द्वारा या टैबलेट्स द्वारा हम मैनेज करते हैं। और यूजुअली 4 to 5 आवर्स के बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए रेडी कर सकते हैं। घर पे जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक्स, वो रेगुलर लेना है। और जिस दिन आपका प्रोसीजर हुआ है उस दिन आप कोशिश कीजिए कि जितना देर हो सके उतना रिलैक्स करें और स्क्रोटल सपोर्ट रेगुलरली यूज़ करें। कोई हेवी एक्टिविटी अवॉइड करिए, कोई सामान उठा रहे घर पे ऐसा बिल्कुल ना करें। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जो आप रिकवरी फेज़ में फॉलो कर सकते हैं। इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में एक चीज़ का ध्यान और रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए और अगर होता है तो आप स्टूल सॉफ्टनर लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है ड्यूरिंग पासिंग ऑफ मोशन। तो ये चीज़ अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है 2 to 4 वीक्स पीरियड में जो आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैस्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी हम एडवाइस करते हैं 2 to 4 वीक्स तक अवॉइड करें। कोई हेवी वेट ना उठाएं, जैसे घर पे हो गया कोई सामान उठा लिया, सिलेंडर उठा लिया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ये अपने को 4 वीक्स तक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डेली एक्टिविटी नेक्स्ट डे से रिज्यूम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कुछ आपका जो रेगुलर काम है वो कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहे। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एट वन प्लेस अपने को अवॉइड करना है। जो प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली सर्जरी रिलेटेड होती है, ओपन सर्जरी में जैसे आते, जैसे प्राइवेट पार्ट में चीरा लगाना, टाका लगाना, ये सब इसमें नहीं होता है। तो ऑब्वियसली टाका नहीं, चीरा नहीं है तो कोई इन्फेक्शन का भी रिस्क नहीं है। ना ही इसमें रिस्क है कि कोई स्क्रोटल स्वेलिंग हो रहा है या टेस्टिस में पेन और बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हम एम्बोलाइजेशन द्वारा बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है एम्बोलाइजेशन के बाद। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिकवरी फेज एकदम स्मूथ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।